recording. Okay. Yes. ओके, हेलो एंड वेलकम। हम लोग आज का जो लेक्चर शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड इकोनॉमी से शुरू करने वाले हैं और इकोनॉमी में हम लोग चालू करेंगे इकोनॉमिक सर्वे। जैसे शायद आपने सुना हो कि यूपीएससी की तैयारी के लिए एक इकोनॉमिक सर्वे होता है, लोग पढ़ाई करते हैं, उससे प्री की तैयारी करते हैं। वैसे यहाँ पर भी इकोनॉमिक सर्वे है और उसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं स्टेट से रिलेटेड, कई सारे करंट फैक्ट्स होते हैं और वो आपको अपने प्री एग्जाम में बहुत काम में आने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखना कि जब भी आपको क्वेश्चन पूछना हो ना तो हर 10-15 मिनट में बोल दूंगा कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आस्क, आप पूछ सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि ये गूगल मीट जो है हमारे साथ में बाकी जो स्टाफ है वो वहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको करना पड़ेगा कि लगातार क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, 10-15 मिनट में लिख करके रख लीजिए और उसके बाद में फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी क्लास में और ऑनलाइन वालों को भी, सबको इस लेक्चर का जो रिकॉर्डिंग होगा वो अवेलेबल हो जाएगा। जो एलएमएस है, आई होप सबने उसमें अपना अपना अकाउंट बना लिया होगा, तो वहाँ पर अलग से कोर्स करके जो सिर्फ आप ही लोगों के लिए होगा, सबको एक्सेस नहीं होगा उसका, वहाँ पे ये लिंक प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भैया, ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इट स्टार्टेड इन 2017-18। नोट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये जो स्लाइड्स हैं इसकी पीडीएफ भी उसी कोर्स में आपको मिल जाएंगी। जहाँ जहाँ मैं बोलूँ वहाँ वहाँ आप नोट कर लीजिए, या कुछ अपने पर्पज़ के लिए नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। निकालता कौन है? डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, प्लानिंग डिपार्टमेंट। एक चीज़ ध्यान में रखना हमेशा कि स्टेट में कभी भी मिनिस्ट्रीज नहीं होती, सेंटर में मिनिस्ट्रीज होती हैं, स्टेट में डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो स्टेट में जो प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर में एक डायरेक्टरेट है, निदेशालय बोलते हैं हिंदी में, वो ये जो पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे वो निकालता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे इसमें जो हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फैक्ट्स ज़्यादा होंगे, कॉन्सेप्ट्स कम और फैक्ट्स ज़्यादा, लेकिन जहाँ कहीं भी ज़रूरत होगी तो कॉन्सेप्ट्स को मैं डिस्कस भी करूँगा और आपको बताऊँगा भी। बेसिकली हम लोग 3 क्लासेस में ये सारी की सारी चीज़ें, पूरा इकोनॉमिक सर्वे जो है डिस्कस कर लेंगे। आपको खुद से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इन हिंदी, इंग्लिश में है नहीं। पढ़ना चाहोगे मुझे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन 300 पेज है। ठीक है। पढ़ना चाहोगे पढ़ लो, लेकिन वो कूड़ा ज़्यादा है और उसमें जो काम की चीज़ है वो कम है, और जो काम की चीज़ है मैं निकाल के आपको यहाँ पे दे दूंगा। तो कुछ बेसिक फैक्ट सबसे पहले अपने स्टेट के बारे में। अच्छा ठीक है, एक टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है जीएसडीपी, दिख रहा होगा सबको। ठीक है। अब जीएसडीपी का मतलब क्या हुआ? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे सेंटर के लेवल पे हम बोलते हैं ना जीडीपी, कंट्री की जीडीपी, वैसे ही होता है जीएसडीपी। अब जीएसडीपी का मतलब क्या हुआ ये हमने थोड़ा सा आगे डिस्कस किया हुआ है, बट यहाँ पे फिलहाल मैं आपको एक फिगर दे रहा हूँ और वो है 2 लाख करोड़ की। अब यहाँ पे 199,718 लिखा हुआ है, लेकिन स्टेट की जीएसडीपी अगर कोई पूछ ले कि भैया कितना है, या यूं ही पूछ ले कि स्टेट की जीडीपी कितनी है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए कि 2 लाख करोड़ है। राउंड फिगर है, याद हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। ये डेटा है 2019-20 का जो अभी हमारे पास लेटेस्ट है, एंड दिस इज ऑन 2011-12 प्राइसेस। क्या चीज़ है थोड़ा सा आगे भी देखेंगे, 11-12 प्राइसेस क्या चीज़ होती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है डिस्ट्रिक्ट जीएसडीपी में वो है हमारा हरिद्वार। मतलब दुखी भी लोग वहाँ से रहते हैं और पैसा भी वहीं से आता है। ठीक है। सो बेसिकली हरिद्वार, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, आप जानते होंगे, आईटीसी से लेके बीएचईएल सब कुछ वहाँ पे है, तो वहाँ की जीएसडीपी काफ़ी ज़्यादा है। 1/3 लगभग आप देखोगे पूरे स्टेट की जीएसडीपी है सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से आती है, वो हरिद्वार है। ठीक है। 33% है, वो 67,000। बाकी सबसे कम आती है रुद्रप्रयाग से, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, याद करने की जरूरत नहीं है कि कितनी आती है, पहला याद कर लिया, बाकी सब याद नहीं करना है। कोई नहीं पूछेगा, कोई अगर पूछ ही लेगा तो हरिद्वार की पूछेगा, उसके अलावा नहीं पूछेगा। ठीक है। सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो सेकेंडरी सेक्टर है। अब ये क्या चीज़ है अगली स्लाइड में बताता हूँ, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, बट फिलहाल ये ध्यान में रखना। और पर कैपिटा इनकम की अगर बात करें तो अभी जो लेटेस्ट हमारे पास डेटा है, पर कैपिटा इनकम उत्तराखंड में वो है 2,02,000 रुपये। 2 लाख भी याद करोगे तो चलेगा, बड़ा अच्छा सा है कि भैया 2 लाख पर कैपिटा इनकम है और 2 लाख करोड़ हमारे स्टेट की जीडीपी है इस साल के लिए। ठीक है, करंट। अच्छा, ये जो आंकड़े दिए हैं ना, कभी मतलब गिनने मत लग जाना कि घर पे 5 आदमी है, पर कैपिटा के हिसाब से हमारे घर में साल में 10 लाख आ रहे हैं कि नहीं, ज़रूरी नहीं है हर एक के पास आ रहे हो, ये एवरेज है। और ये भी मत सोचना कि इससे कम आ रहे हैं तो बिलो एवरेज हूँ, क्योंकि इनका जो कैलकुलेशन है ना पर कैपिटा इनकम का वो थोड़ा सा गड़बड़ है।
अगर जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी उनको पता होगा, पर कैपिटा जीडीपी जो होती है ना, वो इन्होंने निकाल दिया पर कैपिटा इनकम के जगह पे। उसमें बहुत सारी चीज़ें घटानी पड़ती हैं, वो घटाया नहीं है, ठीक है, तो उससे परेशान नहीं होना। ओके, अब पीछे हमने जीएसडीपी जो टर्म पढ़ा था उसकी डेफिनेशन क्या होगी। अगर आप जीडीपी की बात करो तो जीडीपी की डेफिनेशन होती है द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन 1 ईयर, वो उस साल की जीडीपी हो जाती है, ठीक है। तो 4 की टर्म्स है यहाँ पे, चारों की टर्म्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। पहली चीज मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब आपको सामान बाजार में बेचना है, वरना उसके बिना जीडीपी नहीं है, ठीक है। जैसे हो सकता है आप में से किसी के घर पे कोई फैक्ट्री हो, चॉकलेट की फैक्ट्री, आपने चॉकलेट 100 बनाई, 90 बाजार में बेच दी और 10 खुद खा ली, 90 की वैल्यू बाजार में आई, 10 आपका पर्सनल कंजम्पशन हो गया। तो जो पर्सनल कंजम्पशन है वो जीएसडीपी में कैलकुलेट नहीं होता है, मार्केट वैल्यू केवल कैलकुलेट होती है, यानी बाजार जो कहेगा वही जीडीपी है, ठीक है। दूसरा गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों ही चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। गुड्स मतलब सामान जो टच कर सकते हो आप, सर्विसेज अब हर तरह की सर्विस हो सकती है, ठीक है। कोई शायद ऑटो रिपेयरिंग की सर्विस कह सकता है, कोई कह सकता है कि भाई मैं कंप्यूटर में बीपीओ सर्विस देता हूँ। बीपीओ का मतलब जो कॉल सेंटर्स होते हैं, ठीक है, छोटे से लेके बड़े तक हर तरह की सर्विस होती है। तो हर तरह की सर्विसेज इसमें इंक्लूड होती हैं जो भी मार्केट में है, विद इन द स्टेट, यानी स्टेट की बाउंड्री के अंदर होना चाहिए जो कुछ भी है। एंड 1 ईयर, एक ईयर इसका डिफाइंड है कि भैया इस ईयर की हम जीडीपी की बात कर रहे हैं। तो ये 4 चीज़ें कहीं भी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो इस तरह के ना जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से पूछ सकता है, तो ध्यान रहे कि कोई भी की टर्म मिस ना हो जब भी आप जीडीपी या जीएसडीपी के बारे में बात करें, ठीक। अभी पीछे हमने एक चीज़ देखी थी, वो ये देखा था कि भैया ऑन 2011-12 प्राइसेस, अब इसका क्या मतलब हुआ। जीडीपी देखी है 2019-20 की, प्राइसेस हैं 2011-12 की। तो बेसिकली होता क्या है, पिछले साल पेट्रोल था शायद 70 रुपये, इस साल है कितना, 100 रुपये, ठीक है, मतलब महंगा हो गया काफ़ी। अब पिछले साल मेरी टंकी फुल हो जा रही थी 300-350 रुपये में, इस साल लग रहे 500 रुपये, ठीक। लेकिन पेट्रोल तो उतना ही है ना, समझ रहे हो बात को, प्रोडक्शन तो उतना ही है। तो अगर पेट्रोल प्रोडक्शन की बात करें इंडिया में, लेटेस्ट से इंडियन पेट्रोल होता, हमारे पास तेल के कुएं होते, और पेट्रोल प्रोडक्शन की बात करते तो हम लीटर की बात करते, न कि रुपये की। ये नहीं कहते कि पिछले साल 350 रुपये का पेट्रोल था, इस साल 500 रुपये का। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ी है, प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ा है, ठीक है। तो जीडीपी में प्राइस को एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं कि एक ईयर ले लेते हैं, उसको कहते हैं बेस ईयर। तो हमारा बेस ईयर करेंटली है 2011-12। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं पूरी की पूरी इकॉनमी में, चाहे वो मडुए के लड्डू या जो भी बिस्किट वगैरह होते हैं, या क्या मिलता है, बुराश का जूस है ना, या कुछ भी और मिलता हो, उत्तराखंड में जो कुछ भी प्रोड्यूस होता है एग्रीकल्चरल से लेके मैन्युफैक्चरिंग, उनकी प्राइसेस वो होंगी जो एक 2011-12 में थी। आज की प्राइस पे नहीं लिया जाएगा, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे मेरी ग्रोथ कितनी हुई, प्रोडक्शन कितना बढ़ा। नहीं तो आप खाली फिर तो ये कह दो कि अगले साल हर चीज़ के रेट डबल कर दो, जीडीपी डबल हो गई, ठीक है। समझ रहे हो बात को, ठीक है, ओके। अब एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। क्योंकि हम आगे ये टर्म्स आएंगे तो थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, बहुत ही बेसिक चीज़ें सबको पता होती है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी का वो होता है जिसको बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज से यूज़ करके आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, प्राकृतिक संसाधन उसका प्रयोग करके कोई प्रोडक्शन आप कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर, उसमें क्या लगना है, आपने बीज कहीं से ले लिया, ज़मीन में डाल दिया, नेचुरल रिसोर्स है, उग जाएगा, ठीक है। या फिर माइनिंग, ज़मीन खोद ली, उसमें से कुछ निकाल लिया, अब वो हीरा निकले या पत्थर वो आपकी किस्मत है, लेकिन निकलेगा वहीं से, नेचुरल रिसोर्स है। तो उससे जो कुछ भी काम होगा वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, जो प्राइमरी सेक्टर में निकला है ना उसको रिफाइन करोगे आप और कुछ नया बनाओगे। जैसे ज़मीन से आपने उगाया, लेटेस्ट से कोई बढ़िया सा फ्रूट, यहाँ पे क्या होता है, नाशपाती सबसे ज़्यादा, अच्छा लीची होता है देहरादून में, आप देहरादून वाले हो ना, तो लीची होता है, चलो लीची होता है। अब लीची को आपने क्या किया, उसका जूस निकाल दिया और उसको पैकेट कर दिया, वो मैन्युफैक्चरिंग हो गई, आपकी जूस मैन्युफैक्चरिंग हो गई, समझ रहे हो।
प्राइमरी रिसोर्स को रिफाइन करके, अब वो लीची भी हो सकता है, प्राइमरी रिसोर्स माइनिंग करके आप लोहा भी निकाल सकते हो, सोना भी निकाल सकते हो, जो आपकी मर्जी, उसको रिफाइन करके आपने जो कुछ भी बनाना है वो आपका सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो गया। ठीक है, इसमें जैसे मकान बनाना है, वो भी तो कुछ कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही ना, सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो गया। मशीनें बनानी है, मशीनों से कुछ बनाना है, कोई भी प्रोडक्शन होगा इसमें होगा। तीसरा हो गया टर्शियरी सेक्टर। अब ये जो लोग इतने सारे काम कर रहे हैं, कोई खेत में खाना उगा रहा है, ठीक है, कोई ज़मीन से लोहा निकाल रहा है, कोई इस फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ लीची का जूस बन रहा है, इन सबको कुछ जीवन में सर्विसेज चाहिए होती हैं। सारा काम कोई खुद नहीं कर सकता, तो कोई इनके बाल काटेगा, ठीक है, कोई ऐसा होगा जो इनके लिए फ़ोन अटेंड कर लेगा। ठीक, इस तरह की जो सर्विसेज होती है, छोटी से बड़ी तक हर तरह की सर्विस, कोई उनको सॉफ्टवेयर बना करके दे देगा, वो सारी चीज़ें आती हैं टर्शियरी सेक्टर में। इतना क्लियर हो गया, अंडरस्टूड। अब देखते हैं आगे। तो भैया हमारे यहाँ उत्तराखंड की जीएसडीपी के जो 3 सेक्टर्स हैं उनका यहाँ पे हमने दे रखा है कि कितना कितना योगदान है, कितना कितना कंट्रीब्यूशन है अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में। 2 ईयर्स दे रखे हैं, 2011-12 और दूसरा दे रखा है 2019 और 20। ठीक है, तो आप एक क्लियर ट्रेंड देखोगे, वो ये ट्रेंड है कि जो सर्विसेज सेक्टर है ना, टर्शियरी सेक्टर, वो एक्सपैंड हो रहा है और बाकी के दोनों सेक्टर थोड़ा थोड़ा घट गए हैं। 2011-12 में प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर से लेकर के सब कुछ, माइनिंग 14% था, अभी 10% है। आपको ये याद रखना है 10%। दूसरा ध्यान में रखना है सेकेंडरी सेक्टर अभी कितना है, 48 पॉइंट समथिंग परसेंट। ठीक है, 48.6% है, 49 समझ लो। और तीसरा ध्यान में रखना है कि जो हमारा सबसे बीच का सेक्टर है वो टर्शियरी सेक्टर है, जो एक्सपैंड हो रहा है, सबसे तेजी से एक्सपैंड हो रहा है, वो है। आप प्लीज़ अपना जो स्पीकर है उसको म्यूट कर लीजिए। आपसे क्वेश्चन मैं पूछने के लिए बोलूँगा, तब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सो ये जो 3 सेक्टर्स हैं, ओके, स्क्रीन दिख नहीं रही, कैसे हो सकता है, जस्ट अ सेकेंड ना। क्या स्क्रीन में अभी तक किसी को भी कुछ चेंजेस दिखे नहीं है क्या अभी तक? यस सर। नो सर, नो सर। ओ ठीक है, चलो मैं कुछ करता हूँ उसके लिए, जस्ट अ सेकेंड। यस, हाँ प्लीज़ जा सकते हैं। ओके, मैं एक काम करूं, आप लोगों से अगर शेयर कर दूं ये स्लाइड्स, अभी के लिए काम चल जाएगा आपका? यस सर। ठीक है, ऐसे करते हैं, ट्राई करते हैं, लेट मी सी। सर अब चेंज हो रही है, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं, अभी तो हो रही हैं, लेकिन जैसे मैं प्रेजेंट करने लगूंगा ना, मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन में दिक्कत आ रही है जब मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी। सर स्लाइड चेंज नहीं हो रही है सर। हाँ मैं द स्लाइड इज स्लाइड फिक्स्ड है सर, स्लाइड चेंज नहीं हो रही है। हाँ अंडरस्टूड, समझ गया मैं। ठीक है, अच्छा अभी आपको चेंज होती हुई दिख रही है? अभी दिख नहीं रही है सर। नहीं, अभी भी फ्रीज है।
सर अभी तो अब तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, नथिंग इज विजिबल सर। ओह, ठीक है। जस्ट वेट 2 minutes, आई विल मेक अ PDF। अभी करंट के लिए जो सिचुएशन है उसको डील करने के लिए 1, एंड आई विल शेयर विद यू इन द ग्रुप। स्क्रीन ओके, सो सर इज सेंडिंग यू द स्लाइड्स। आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। जस्ट फॉर टुडे प्लीज़ ट्राई एंड एडजस्ट थोड़ा सा उस पर। बट ये जो रिकॉर्डिंग है वो आपके पास में आ जाएगी। रिकॉर्डिंग सारी स्लाइड्स की हो रही है, और जो इसके टेक्निकल इश्यूज हैं दैट विल सी कि ये रिजॉल्व हो पाए। जस्ट अ सेकेंड। सर आप समझा दीजिए, द थिंग्स दैट आर लाइक यू वांट टू मेक अ साइट, हम लिख लेंगे। अच्छा, ठीक है। अभी कुछ दिख रहा है आपको? तो स्लाइड व्हाट्सएप कर दी है ग्रुप में। सर जस्ट द डेस्कटॉप दिख रहा है सर, और नथिंग। ठीक है, ग्रेट। ओके, लेट मी नो इफ यू कैन सी एनीथिंग। अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है। नाउ इट्स फाइन सर। नाउ इट्स नाउ इट्स फाइन। विजिबल। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो, रिजॉल्व हो गया इशू, बढ़िया है। सो आई हैव ऑल्सो सेंड द PDF। अगर आप उसमें देखना चाहें, कोई इश्यूज हो तो देख सकते हैं। लेट मी गो टू दिस। ठीक है। सो एक्सप्लेन मैं यहाँ पे कर रहा था कि भाई जो करंटली हमारा ट्रेंड है ना GDP का, यहाँ पे अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दो चीज़ें हैं। एक तो पूरी उत्तराखंड की जो इकॉनमी है, इसके 3 सेक्टर्स करंटली, प्राइमरी सेक्टर अराउंड 10% है, सेकेंडरी सेक्टर अराउंड 49% है, टर्शियरी सेक्टर 41% है। क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछ सकते हैं कभी कभी कि ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है, मतलब कौन सा सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और कौन सा सेक्टर एक्सपैंड हो रहा है। तो ये ध्यान में रखना कि टर्शियरी सेक्टर जो है वो एक्सपैंड हो रहा है और बाकी के जो दोनों सेक्टर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। नाउ हियर वी हैव अ स्लाइड जहाँ पे पर कैपिटा इनकम वो इन्होंने दिखा रखी है। एक्सक्यूज मी सर। यस Sir, can you please explain what's expansion and what's contraction? ओके, सो एक्सपेंशन मीन्स कि इसका जो इकोनॉमी में शेयर है वो बढ़ रहा है टर्शियरी सेक्टर का। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है उसका इकोनॉमी में शेयर है वो घट रहा है। सिंपल एज दैट, मतलब उसका जो लिटरल मीनिंग है वही उसका मीनिंग है। ओके, पर कैपिटा इनकम की हम बात कर रहे थे। सो कुछ चीज़ें हैं जो आप इकोनॉमी में देखोगे कि पर कैपिटा इनकम किस तरीके से निकाली जाती है। राइट नाउ व्हाट दे हैव डन इज दे हैव टेकन द स्टेट GDP विच इज़ अराउंड 2 लाख करोड़ डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है।
मोर और लेस उनको ये मिल गई पर कैपिटा इनकम जो हमारी 2.02 लैक्स इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। कभी कभी क्या होता है कि आपको कंपेयर करके क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिमाचल के कंपैरिजन में हमारी पर कैपिटा इनकम कैसी है, तो ज़्यादा है हिमाचल से, थोड़ी सी ज़्यादा है, मार्जिनली ज़्यादा है, और ऑल ओवर इंडिया से तो काफ़ी ठीक है। मतलब करंटली अगर आप देखोगे दिस इज उत्तराखंड 2,02,000 एंड हिमाचल की 1,95,000 पर पर्सन नहीं है, एंड ऑल ओवर इंडिया की 1,34,000 है। ठीक है, कमिंग टू प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि भैया जो हमने अलग अलग सेक्टर्स बात की है, प्राइमरी सेक्टर्स यानी जो इकोनॉमी में नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्शन हो रहा है उसमें किस तरह की सिचुएशन है। सो इफ़ यू सी यहाँ पे सारा डेटा दे रखा है कि 3-4 चीज़ें प्राइमरी सेक्टर के अंदर में आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, कृषि लिखा हुआ है, देन एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, देन यू विल सी फिशरीज एंड लास्टली माइनिंग। ठीक है, अब इसका ट्रेंड जो है वो आपको यहाँ से पता बहुत अधिक नहीं चलेगा क्योंकि दिस इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर, लेकिन जो अभी करंटली जो सिचुएशन है और काफ़ी सालों से जो सिचुएशन है वो ये है कि एग्रीकल्चर जो है वो रिड्यूस हो रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, बट एनीवेज स्टिल द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन द प्राइमरी सेक्टर इज एग्रीकल्चर एंड द सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इज एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, अब एग्रीकल्चर से जो सारे प्रोडक्ट निकलते होंगे और एनिमल हस्बेंड्री से जो सारे प्रोडक्ट निकलते होंगे, दूध दही घी वगैरह, वो यहाँ पर कैलकुलेट होंगे जो मार्केट में आ रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, नाउ दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मोस्ट प्रोबेबली आपसे पूछेगा भैया सेकेंडरी सेक्टर में या पूरे उत्तराखंड की इकॉनमी में पूछ लेगा कि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, कौन से सेक्टर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। 3-4 सेक्टर दे दिए, आपको चूज़ करने हैं। अब होता क्या है, हम देखते हैं कि यार फैक्ट्रियाँ तो कम दिखती हैं लेकिन टूरिज्म का बहुत जोर होता है ना, कि टूरिज्म बहुत चल रहा है उत्तराखंड में, होटल रेस्टोरेंट, लेकिन वो टूरिज्म की सीधा नहीं लिखेगा, वो लिख देगा होटल एंड रेस्टोरेंट, ट्रैवल। ठीक है, अब आपको तोड़ के तो नहीं पता, सर्विसेज में देखेंगे अभी तोड़ के दे रखा है। तो एनीवेज अगर यहाँ पे देखोगे सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सबसे बड़ा जो इसके अंदर में कंपोनेंट है वो आएगा मैन्युफैक्चरिंग का। विनिर्माण लिखा है, इट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर। और दूसरा आपको दिखेगा निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, चाहे वो घरों का कंस्ट्रक्शन हो या फिर किसी और चीज़ का कंस्ट्रक्शन हो रहा हो। ठीक है, वो सेकंड लार्जेस्ट है सेकेंडरी सेक्टर में। ध्यान में करना यहाँ पे कितना दे रखा है, 73,000 दे रखा है, 73,000 करोड़ है मैन्युफैक्चरिंग से। अब हम टर्शरी सेक्टर में जाएंगे, ट्राई करेंगे इसको देखने का। देखो 73,000 से बड़ा कोई भी नहीं है, यानी उत्तराखंड की इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है ना जीएसडीपी में, वो मैन्युफैक्चरिंग है। भले ही आपको ना दिख रही हो, भले ही आपको लगे कि भैया उत्तराखंड में इंडस्ट्रीज कम है, क्योंकि वो कुछ जगहों पे कॉन्सेंट्रेटेड है, सब जगह नहीं होती इंडस्ट्रीज ना। कहाँ पर है, हाँ जी, सिडकुल जो आपने कहा ना, तो केवल हरिद्वार में नहीं है, कई जगहों पे है वो। देहरादून में सेलाकुई में भी है, फार्मा सिटी है यहाँ पे। ठीक है, पंतनगर में भी है, शायद रुड़की में भी है। ठीक है, तो कई जगहों पे अलग अलग जगहों पे फैक्ट्रीज हैं, अलग अलग तरीके के क्लस्टर्स बने हुए हैं। टर्शियरी सेक्टर में अगर आ जाओगे तो यहाँ पर कहीं भी टूरिज्म आपको नहीं दिखेगा। सबसे बड़ा जो कंपोनेंट दिखेगा वो दिखेगा आपको होटल और जलपान गृह, होटल एंड रेस्टोरेंट्स है टूरिज्म का ही पार्ट। सो बेसिकली टूरिज्म को 2 पार्ट्स में कर दिया गया, एक तो होटल और रेस्टोरेंट जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट आपको बड़ा इसमें दिखेगा ट्रैवल का। ठीक है, परिवहन संचार प्रसारण वगैरह जो पहला लिखा हुआ है, सो ट्रांसपोर्ट ट्रैवल वगैरह, उसका भी बड़ा एक है। तो 2 जो सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उत्तराखंड की इकॉनमी में अगर आपको बोला जाए तो एक मैन्युफैक्चरिंग है, दूसरा होटल और रेस्टोरेंट्स है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब चलो बढ़ते हैं आगे, आते हैं पब्लिक फाइनेंस पे। पब्लिक फाइनेंस मतलब स्टेट का बजट किस तरीके का है, स्टेट का रेवेन्यू कितना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी बात यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। याद नहीं रखना, सिर्फ यूं ही लिखा हुआ है, यूं ही इसलिए लिखा रहा है ताकि कहानी थोड़ी सी पूरी लगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो हमारे टोटल रेवेन्यू है, जितना पैसा स्टेट के पास में आ रहा है, वो है अराउंड 42,400 करोड़। ठीक है, और जो टैक्स रेवेन्यू है, अब स्टेट के पास कई तरह से पैसा आ सकता है,
एक तो आप पे टैक्स लगा लिया, टैक्स के अलावा भी आ सकता है। अब पूछ सकते हो आप कि भाई कैसे आ सकता है टैक्स के अलावा, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप दून अस्पताल में जाओ, 5 रुपये की पर्ची कटाओ, वो भी स्टेट के पास जा रहा है। आप किसी पार्किंग में जा रहे हो जिसका ठेका किसी स्टेट ने दे रखा है, लेटस से ASBT की पार्किंग में गए, 15 रुपये में अपने स्कूटर खड़ी कर दी, पार्किंग का ठेका मिला हुआ है उसको, वो ठेके का पैसा वहाँ पे जा रहा है। वैसे ही टैक्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हो सकता है स्टेट के पास कहीं लैंड हो या कोई बड़ा कंसर्न हो, जैसे आप हरिद्वार में जाओगे तो एक होटल है अलकनंदा होटल। कल की डेट में जो हमारे मुख्यमंत्री जी उनके मन में आए कि यार ये होटल बेच देते हैं, करना क्या है इसका, ज़रूरत ही क्या है, होटल बेच दें। या यहाँ द्रोणा होटल है देहरादून में, वो होटल बेच दें, आ जाएंगे 150 करोड़ रुपया, वो भी इसमें आ जाएगा। सो टैक्स के अलावा भी और तरीके होते हैं। इसके अलावा अब पैसा पूरा नहीं पड़ रहा तो क्या करोगे? नहीं, सेंटर से तो वो उसी में है, टैक्स रेवेन्यू में, उधार लोगे, ठीक है, ठीक है, उधार लोगे, वो भी आएगा। इसके अलावा फीस बहुत सारी होती हैं, जैसे बिजली, पानी, यूटिलिटीज़ जो है ना, उन सब से भी पैसा आ रहा है, तो वो टैक्स में नहीं होगा, वो फीस है, क्योंकि आप कोई चीज़ यूटिलाइज कर रहे हो, उसका पैसा दे रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टेट को रेवेन्यू देती हैं, उधार से लेकर के, फीस से लेकर के, टैक्स तक। उसमें टैक्स है अराउंड 60%, 22,000 सॉरी, हाँ 60%, क्या 48-49% होगा, अराउंड 22,400 करोड़, ठीक है, जो 52% यहाँ पे लिखा है, 52% है, तो ये ध्यान में रखना। इस 22,400 करोड़ में से 8,600 करोड़ सेंटर देता है। सेंटर इसलिए देता है क्योंकि वो हमारा अधिकार है, इसलिए नहीं कि हम पे कोई कृपा कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेंटर जो टैक्स इकट्ठा करता है ना, चाहे वो इनकम टैक्स हो या GST, उसमें हर स्टेट का हिस्सा होता है। स्टेट से मिलकर के ही राष्ट्र बना हुआ है ना, देश सारे स्टेट से मिलकर बना हुआ है, सबको हिस्सा भी मिलता है उसमें। तो सेंटर से हमारा जो हिस्सा लाया था 8,600 करोड़ है। क्वेश्चन है आपके लिए कि भैया कौन डिसाइड करता है कि कितना मिलेगा, तो बता दो कौन डिसाइड करता है? स्टेट। वेरी गुड। अब आर्टिकल बता दो फाइनेंस कमीशन का। 280 है ना, वेरी गुड। तो फाइनेंस कमीशन करता है, आर्टिकल 280 में है। अभी फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो आई भी हैं कुछ समय पहले, 3-4-5 महीने पहले ही आ रखी हैं। कौन था उसका चेयरमैन फाइनेंस कमीशन का, और कौन से नंबर का फाइनेंस कमीशन था? 15th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन थे, चेयरमैन कौन थे? NK सिंह, ठीक है, अच्छा। खैर वैसे तो ये थोड़ा सा हम इकॉनमी में, कोर इकॉनमी में घुस गए, वो तभी देखेंगे जब वो चलेगी, बट इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा, हम सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे थे, आर्टिकल 280। स्टेट में भी एक फाइनेंस कमीशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं है? नहीं है? यस सर। अरे मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, यस सर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 243 के अंदर ना A से लेके के ZG तक के आर्टिकल्स हैं, उसमें स्टेट फाइनेंस कमीशन मेंशन्ड है। उसका काम होता है जो पंचायतें और अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको कितना पैसा मिलेगा ये बताना, ठीक है। सो एनीवेज, अभी यहाँ का कौन चेयरमैन है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो बदलते रहते हैं, जनरली ऑफिसर्स को बताते हैं, ठीक है। ध्यान कर लेना अगर कोई फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन पूछे, वैसे तो मैं आपको बताऊंगा बाद में जब भी इसके बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन आप भी अपनी तरफ से सर्च करके देखना कि स्टेट फाइनेंस कमीशन का अभी चेयरमैन कोई है कि नहीं, या कौन सा फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन अभी चल रही है, ठीक है। ओके, अब रिसिट का क्लासिफिकेशन यहाँ पे एक पाई चार्ट दे रखा है। अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा टैक्सेस हैं, दिस इज़ 52%, जो ऊपर 22,400 करोड़ लिखा है, 22,400 करोड़। इसके अलावा एक जो मेजर इनका कंपोनेंट है वो रेवेन्यू ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये अलग चीज़ है, ठीक है। ये पैसा सेंटर देता है। अभी हो सकता है कि सेंटर की स्कीम्स में, तो सेंटर की स्कीम्स होती है ना, जैसे कौन सी भी सेंटर की स्कीम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आयुष्मान भारत योजना, है ना, केंद्र सरकार की जिसमें प्रधानमंत्री लिखा है प्रधानमंत्री की सेंटर की स्कीम है। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, उनके लिए पैसा कहाँ से आता है? सेंटर से आता है। और चूंकि हमारा स्पेशल स्टेट है तो ज़्यादा पैसा आता है, 90-10 का हमारा हिसाब किताब है, 90% पैसा सेंटर देता है, 10% हमें खर्च करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है।
तो वो ग्रांट्स वहाँ से आती हैं। पहले ये काम करता था प्लानिंग कमीशन कि भाई किसको कितना पैसा मिलेगा किस स्कीम में। अब प्लानिंग कमीशन ख़त्म हो चुका है, नीति आयोग के पास ये पावर है नहीं, तो मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, ठीक है, किसको कितना एलोकेशन है वहाँ बजट पास होता है। ओके, अब बात करें स्टेट के टैक्सेस की, तो स्टेट का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है जिससे स्टेट को पैसा मिलता है उसको बोलते हैं स्टेट जीएसटी। जीएसटी के 3 बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं ना, एक तो स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और इंटर स्टेट आईजीएसटी। और अगर आप यूनियन टेरिटरी में रहते हो तो यूटी जीएसटी हो जाएगा स्टेट जीएसटी की जगह, ठीक है। ये अलग अलग बिल पास हुए थे जब भी जीएसटी बिल पास हुआ था। सो एनीवेज, हमारा जो बिगेस्ट सोर्स है रेवेन्यू का, जो हम कह रहे थे ना 22,400 में 8,000 घटा दो तो कुछ करीब 14,000 करोड़, सबसे बड़ा उसमें जो कंपोनेंट आता है वो एसजीएसटी का आता है। पहले इसको वैल्यू एडेड टैक्स या वैट भी बोलते थे, सेल्स टैक्स बोलते थे, अलग अलग नाम से जाना जाता था। बाद में ये एक हो गया, एसजीएसटी के अंदर में आ गया। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं ये ध्यान में कर लेना कि भैया ये जीएसटी के अंदर नहीं आती, एसजीएसटी के अंदर। पहली चीज़ है पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स। कौन कौन से? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुकिंग गैस और हाँ एलपीजी, सीएनजी, और बस एक चीज़ और है। अच्छा नहीं बताओगे? ठीक है, मैं बता देता हूँ। एरोप्लेन में ना अलग से पेट्रोल नहीं भरा जाता, उसके लिए एक फ्यूल होता है, उसको बोलते हैं एटीएफ, ठीक है। तो एटीएफ भी इसके अंदर में आता है। तो हमारा देहरादून एयरपोर्ट या पंतनगर पे जो भरते होंगे थोड़ा बहुत, तो उससे भी कुछ पैसा मिलता होगा, वो जीएसटी में नहीं जाता, वो स्टेट सीधे कलेक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा लिखा हुआ है लिकर, ठीक है, तो अच्छा पैसा कमाते हैं उसमें भी हमारे स्टेट के लोग। मतलब 20% पियक्कड़ों का योगदान है हमारे स्टेट के टैक्सेस में। अगर वो शराब पीना छोड़ दें तो बताओ हमारे स्टेट का बजट ही कैसे बनेगा यार। 20%, 2,000 करोड़ रुपया आता है कम से कम, ठीक है, 2-2,500 करोड़ रुपया साल का सिर्फ शराब पे टैक्स से। तो उन सबको नमन है स्टेट वालों की तरफ से कि वो हमारा घर चला रहे हैं। खैर, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन, जब भी आप कभी जाओगे ना यहाँ पे कचहरी में अपने अपने ज़िले में, तो वहाँ पे देखोगे कि भाई रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, रजिस्ट्री के लिए पैसे लेते हैं या स्टाम्प पेपर बेचते हैं, वो सारी चीज़ें स्टेट के अंदर में आती हैं। वो टैक्स नहीं होता है, उसकी फ़ीस कलेक्ट होती है, और वो आपको दे रखा है संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में, किस शेड्यूल में लिस्ट दे रखी होती है? सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, कौन से शेड्यूल में है? हाँ जी, 9th तो था भी नहीं ओरिजिनली, पहले अमेंडमेंट के बाद आया है 7th शेड्यूल है ना। एक्सेलेंट। तो 7th शेड्यूल में दे रखा है, वहाँ पर ये स्टाम्प्स और रजिस्ट्रेशन वगैरह बता रखा है कि भैया ये स्टेट ही करेगा, ठीक है, लैंड उसका सब्जेक्ट है। ओके, अब एक्सपेंडिचर के आइटम्स देखें कि भैया स्टेट हमारा कहाँ खर्च करता है। तो हमारा प्यारा उत्तराखंड सबसे ज़्यादा खर्च करता है शिक्षा पे। जो ये बड़ा सा दिख रहा होगा ना, अब मैं कलर नहीं बता सकता, कलर ब्लाइंड हूँ, पर जो ये बड़ा सा दिख रहा है ये शिक्षा है, एजुकेशन है, ठीक है। 31% लिखा है उसके बगल में। सो अब ये शिक्षा पे कहाँ खर्च होता है, आप सोच रहे होंगे। तो उत्तराखंड में शिक्षकों की बहुत बड़ी जनसंख्या है, सरकारी मास्टरों की, उनकी सैलरी अच्छी अच्छी होती है, तो वहाँ पे अच्छे से खर्च होता है। इसके अलावा कुछ बचता है तो फिर बच्चों के लिए खाना पीना, ड्रेस, किताबें, स्कूल की बिल्डिंग, हर चीज़ पे खर्चा है, ठीक है। अब अगर इसको कंपेयर करो हेल्थ से, तो हेल्थ पे हम कितना खर्च कर रहे हैं? मात्र 6%, ठीक है, कहीं कोने में लिखा हुआ है 6%। तो सबसे बड़ा खर्चा है शिक्षा पे। दूसरा बड़ा खर्चा है जनरल पब्लिक सर्विसेज, यानी आप लोग जो बनना चाह रहे हैं अधिकारी, या आप में से कुछ लोग सरकारी नौकरी में भी होंगे, आपकी सैलरीज पे सरकार का बड़ा खर्चा है। मैं एक्चुअली देख रहा था, इकोनॉमिक सर्वे की बात नहीं है, कुछ और रिपोर्ट देख रहा था, कुछ महीने पहले की बात है। तो ऑल ओवर द कंट्री जितने स्टेट्स हैं उनका कुछ एक्सपेंडिचर होता है, इसको बोलते हैं कमिटेड एक्सपेंडिचर, यानी वो उनको खर्च करना ही करना है। तो टोटल एक्सपेंडिचर में 60% करीब एवरेज है ऑल ओवर इंडिया, स्टेट्स का कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है। सैलरी, पेंशन, ये सब जाना ही जाना है।
हिमालयन स्टेट्स में ये करीब 66% है, उत्तराखंड में 71% है। मतलब सारा का सारा जो पैसा है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट यहाँ खर्च हो जाता है आपका सैलरीज, पेंशन्स, कमिटेड एक्सपेंडिचर वगैरह पे। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। पब्लिक फाइनेंस इतना ही करेंगे, बाकी डिटेल में देखेंगे। बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, यानी बैंक जो लोन्स वगैरह देते हैं क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। तो कुछ योजनाएं वहाँ पे लिखी हुई थी, मैंने यूँ ही लिख लिया यहाँ पे, और कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स थे जो शायद कभी काम आ जाएं, आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाएं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे रैंडम फैक्ट्स काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला पीएम स्वनिधि योजना, उन्होंने अपनी उपलब्धियों में बताया था कि हमने ये योजना चलाई। तो क्या है, जो लोग ठेला रेडी लगाते हैं ना, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनको 10,000 रुपीज़ का लोन दे दिया जाएगा, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे, कि आप लोग अपनी जो आजीविका है उसको चलाते रहिए, उसको बंद मत कीजिए। तो दैट इज़ पीएम स्वनिधि योजना, ध्यान में कर लेना। सेकेंड, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये सब इसलिए आए थे क्योंकि कोविड आ गया, कोरोना ने सबको पस्त कर दिया। जैसे हिंदी अखबारों में होता है ना, वो ऐसी आती हैं, या हिंदी के न्यूज़ चैनल में बढ़िया बढ़िया हेडलाइंस आती हैं। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ने जब सारे मर्चेंट्स को परेशान कर दिया, तो उनको बोला गया कि आप लोग को हम लोग कुछ कुछ लोन दे देंगे, आप यहाँ से लोन ले लीजिए इमरजेंसी में और बाद में लौटा देना। अब कितने लोगों को फ़ायदा मिला मुझसे मत पूछना, क्योंकि कई चीज़ें बताते हुए भी शर्म आती है। ठीक है, अब जैसे एक स्कीम थी यहाँ पे कि जो भी व्यापारी जीएसटी फाइल करता है, अगर उसकी डेथ हो गई कोविड में, तो 5 लाख रुपया उसकी फैमिली को मिलेगा, सिर्फ 5 लाख रुपए। मतलब कुछ भी नहीं होता व्यापारी के लिए, लेकिन उसमें डिटेल दिया था, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है, आप शायद सुन करके सोचो। 5 लोगों ने क्लेम फाइल किया, 3 लोगों को मिला है, 2 का क्लेम अभी प्रोसेस नहीं हुआ जब तक वो रिपोर्ट छपी थी। ठीक है, अभी चल ही रहा है, मार्च की थी, तो मार्च के बाद तो खैर सेकेंड वेव आई, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने क्लेम किया नहीं किया, बट स्थिति ऐसी है यहाँ पे। ओके, तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, हमारा जो रीजनल रूरल बैंक है ना स्टेट लेवल का, वो है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, और उसका स्पॉन्सर बैंक है एसबीआई। स्पॉन्सर बैंक मतलब पहली चीज़ तो एसबीआई की उसमें हिस्सेदारी है, मतलब अच्छी खासी, शायद 50% है या 100%, कह नहीं सकता, बट स्पॉन्सर करता है उसको। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि जो उसका कैश वगैरह जो भी उसको इश्यूज़ होंगे वो एसबीआई से डायरेक्टली डील कर सकता है। तो हर एक रीजनल रूरल बैंक का एक स्पॉन्सर बैंक होता है, यहाँ पे एसबीआई है। दूसरा, इट इज़ द फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक, देश की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक इन द कंट्री जिसको नेशनल फाइनेंशियल स्विच से कनेक्ट किया गया है। अब एनएफएस क्या चीज़ है वो इकोनॉमी में होगा तो देखेंगे, बट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इतना ध्यान में रख लेना, नेशनल फाइनेंशियल स्विच से कनेक्ट किया है। एक सिस्टम होता है इधर से उधर पैसे ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, ऑन दिस नोट एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स दी थी, तो मैंने कहा बता देता हूँ कि भैया फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जैसे पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा फाइनेंशियल इंक्लूजन, हिंदी में कहते हैं वित्तीय समावेशन, उसका भाग है, उसका पार्ट है, या कौन सा नहीं है, क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, सो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये हुआ कि जो गरीब से गरीब आदमी है, अभी हम रेहड़ी वालों की बात कर रहे थे, ठीक है, या फिर हो सकता है कि जिनके पास अपना घर भी नहीं है, ऐसे लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट्स बहुत कम हैं, उन लोगों तक भी फाइनेंशियल स्कीम्स, फाइनेंशियल जो सर्विसेज होती हैं वो उनको एक्सेस मिल सके, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, एक अप्रोच है पूरी। अब इसके बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं, यहाँ भी याद रखना, यूपीएससी में जो एग्जाम दोगे ध्यान में रखना, 3 मेजर कंपोनेंट है। पहली चीज़ एक्सेस टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसके बिना कैसा इंक्लूजन। बैंक अकाउंट होगा तो आप तकिए के नीचे, जूते के सोल के नीचे, है ना, और नमक के डब्बों में पुराने वाले नोट नहीं रखोगे। जैसे हमारी मम्मी लोग बचपन में हम देखते थे ना, तो वो किचन में एक डब्बा होता था जो बहुत ही गंदा सा दिखेगा, मतलब चोर भी आएगा तो उसको नहीं पकड़ेगा, बाहर से वो ऐसा दिखता था, लेकिन उसके अंदर वो पैसे रखते थे। तो इसलिए क्योंकि शायद उस समय बैंक अकाउंट इतने अवेलेबल नहीं थे, ना बैंक की इतनी सारी ब्रांचेस थी। हाँ, वो सेकंड पे आ रहा हूँ, अभी आता हूँ। ठीक है, तो ये तो हमारी सेविंग की बात कर रहे हैं, सेविंग की बात कर रहे हैं ना, अभी उधार की बात करेंगे, वो आएगा एक्सेस टू डेट में, दूसरा पॉइंट है। सही कह रहे हैं, आप गलत नहीं कह रहे, कहता हूँ।
तो जो बैंक अकाउंट है, आप सेविंग्स में डाल सकते हो, पैसा आपका किसी हद तक सुरक्षित है। बैंक में भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। आई होप एवरीबडी नोज कि भैया बैंक में भी आपने अगर 1 करोड़ रुपये जमा किया और बैंक डूब गया तो आपको 1 करोड़ रुपये वापस नहीं मिलेगा। जितना उसका इंश्योर्ड है, आई थिंक 5 लाख इंश्योर्ड है, तो 5 ही लाख मिलना है आपको पर बैंक अकाउंट, ठीक है। बट चलो कुछ तो मिलेगा, और गरीबों के लिए 5 लाख कहाँ होते हैं, परेशानी होती है। तो उसके लिए एक स्कीम शुरू करी थी, सबको पता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMJDY बोलते हैं। बैंक वालों की बहुत हालत ख़राब हुई उसको अकाउंट खोलते खोलते। तो दिस इज़ एक्सेस टू बैंक अकाउंट। सेकेंड है एक्सेस टू डेट। डेट का मतलब उधार, किस तरीके से उधार मिलेगा, इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई। जैसे आप देखोगे मुद्रा योजना, ठीक है। अब मुद्रा योजना में क्या था कि रेहड़ी वाले से लेकर के और एक छोटे व्यापारी तक, छोटे बिजनेसमैन तक उससे उधार ले सकते थे। यानी 10-20 हज़ार के उधार, शायद 5,000 से 10 लाख तक की लिमिट थी उसमें, कि शिशु लोन 50,000, सॉरी शिशु लोन 50,000, और जो एक था तरुण लोन या ऐसा कुछ नाम था, वो 10 लाख तक का था। मैक्सिमम लिमिट उसकी 10 लाख थी। तो वो आसान किस्तों पे, कम शर्तों पे आपको लोन मिल जाए, इसके लिए बात की गई। दूसरा है स्टैंड अप स्कीम। ये स्टार्टअप के साथ साथ ही आया था, स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया में बोला गया कि भैया साधारण लोगों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, जिनको ज़्यादा परेशानी होती है, जैसे विमेन है ना, या फिर प्रोबेबली SC एंड ST, उनको ज़्यादा परेशानी है, तो उनके लिए अलग से एक स्कीम खोल दी गई, स्टैंड अप इंडिया। फाइनेंशियल, उनको डेट वगैरह इजीली बैंक से मिल जाता है, ठीक है। मतलब कागजों पे मिलता है, सच्चाई में इतना आसान नहीं होता है मिलने के लिए। पूरे उत्तराखंड में देखोगे तो पहाड़ों में तो मिलता ही नहीं है, मैदानों में पता नहीं कितना मिला है। तीसरी चीज़ है फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, उनका एक्सेस आपको मिलना चाहिए। जैसे पेंशन, जो गरीब आदमी उसको पेंशन तो मिलती नहीं, तो इसके लिए उन्होंने बोला ठीक है। या फिर दूसरी चीज़ होती है इंश्योरेंस। तीसरी चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की चिंता नहीं करनी, क्योंकि गरीब आदमी के पास में पैसे इतने नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कर पाए, सेविंग ही कर ले उतना ही बहुत है। तो 2 चीज़ें बात करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन में। पहला हो गया इंश्योरेंस और दूसरा हो गया पेंशन, ठीक है। अब इंश्योरेंस 2 तरह का होता है, एक को कहते हैं जनरल इंश्योरेंस, एक को कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के लिए एक स्कीम यहाँ पे है, जीवन ज्योति बीमा योजना। डिटेल्स में पता होंगी आपको, नहीं पता होंगी तो देख लेना, बहुत ही ईजी है। साल के शायद 200 या 300 रुपये दो और 2 लाख रुपए उसका, हाँ, इंश्योरेंस की आपको अमाउंट मिलती है। दूसरा है सुरक्षा बीमा योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना। ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, 20 रुपीज़ शायद कटते थे इसके पहले, अभी भी 20 रुपीज़ ही होंगे, तो आपको 2 लाख या 1 लाख का इसमें इंश्योर्ड अमाउंट होता है। अच्छा, एक और तरह का इंश्योरेंस जो प्रोवाइड किया गया है और उत्तराखंड में कम से कम है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। इट कम्स अंडर जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के अलावा सारा कुछ जनरल इंश्योरेंस में आता है, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस कौन सी स्कीम में आता है? यूनिवर्सल कवरेज है उत्तराखंड में, तो अटल आयुष्मान योजना, ठीक है। आप आयुष्मान भारत कह लो सेंटर के लेवल पे, उत्तराखंड में उसको मॉडिफाई करके अटल आयुष्मान बोल दिया है। एक और, अब ठीक है, ये तो इंश्योरेंस की बात हुई। फिर पेंशन की बात करें तो अटल पेंशन योजना, ठीक है, कि आप कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करते रहिए, रिटायर हो जाएंगे 60 साल की उम्र में, तो उसके बाद कुछ कुछ आपको पैसा वापस मिलता रहेगा। सो दिस इज अटल पेंशन योजना। तो 3 यहाँ पे स्टेप, 3 चीज़ें आपको दिख गई सीधी सीधी। एक्सेस टू बैंक अकाउंट, एक्सेस टू डेट, एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सोशल सिक्योरिटी। ये आपका पार्ट हो गया फाइनेंशियल इंक्लूजन का, ठीक है। अब कभी कोई हो सकता है कि ऑब्वियसली सारी स्कीम्स इसमें नहीं लिखी हुई हैं, कुछ स्कीम्स होंगी जो इसमें नहीं लिखी होंगी। वो कह दे कि भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्यों नहीं है फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट? दे रहे हो ना इंश्योरेंस, आप उनको इंश्योरेंस तो दे ही रहे हो फसल के लिए। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, प्लीज ध्यान में रखना, इंडिकेटिव है। इसमें और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। जैसे अटल पेंशन योजना है ना, नेशनल पेंशन स्कीम भी है, NPS बोलते हैं, कोई भी उसमें रजिस्टर करा सकता है। EPF भी है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, एक छोटा सा टॉपिक, नाबार्ड, ये आपके लिखा हुआ होता है वहाँ पे, वैसे तो इकोनॉमिक्स में देख लेंगे थोड़ा बहुत, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये देखा गया कि भैया रूरल एरियाज़ में
बहुत ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिल रहा था। किसी टाइम पे जो बैंक्स थे ना गाँव में कम थे, आज भी कम होते हैं, अधिकतर बैंक शहरों में होते हैं। तो उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पहुंचाया जाए, डेट पहुंचाया जाए, तो उसके लिए नाबार्ड खोला गया। अब क्यों खोला गया? बैंक वहाँ लोन भी दे दे। उसने भैंस खरीद ली, कल की डेट में भैंस मर गई या नहीं भी मरी, उसने लौटाया नहीं, तो बैंक तो डूब जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो उन्होंने कहा कि हम रीफाइनेंसिंग करेंगे, यानी नाबार्ड बैंक को पैसा देगा सिर्फ कुछ चीज़ों के लिए, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर के लिए, और बैंक आगे पैसा दे देगा। दिस इज कॉल्ड रीफाइनेंसिंग। यानी बैंक अपनी जेब से नहीं दे रहा, बैंक को सिक्योरिटी है कि चलो नाबार्ड से पैसा मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उनका इससे विशेष नाता है, क्योंकि उनकी फंडिंग काफ़ी सारी यहीं से आती है, नाबार्ड से आती है, और उनको रेगुलेट भी करता है नाबार्ड किसी हद तक। कोऑपरेटिव बैंक्स की रेगुलेशन 3-4 जगहों से होती है, आरबीआई तो करता ही करता है, नाबार्ड भी करता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक बड़ा फंड है जिसको बोलते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो कि गाँव में रोड, ब्रिज, स्कूल, अस्पताल सब कुछ फाइनेंस करता है। भैंस, गाय जो भी खरीदनी है गाँव में, ट्रैक्टर, तो RIDF से बैंक को मिलेगा, बैंक से किसान को मिलेगा, किसान उससे जो चाहे खरीद ले, या गाँव में जो भी अन्य व्यक्ति है कुछ और खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। चलो ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, कुछ रैंडम फैक्ट्स हैं छोटे छोटे। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द क्लास, हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं पढ़ेंगे। इतना छोटी ऐसी 3 क्लासेस में आपका इकोनॉमिक सर्वे हो जाएगा, जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है। हर बैंक में पैसा जमा होता है, उसको बोलते हैं डिपॉजिट, और हर बैंक से लोग उधार देते हैं, उसको बोलते हैं डेट, लोन कहते हैं। तो हर बैंक में एक लोन टू डिपॉजिट रेशियो होता है या डेट टू डिपॉजिट रेशियो होता है। तो जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो है सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर का है, 104% है, बाकी सभी जगह पे उससे कम है। ठीक है। क्यों कम है? क्योंकि उधम सिंह नगर में खेती बहुत बढ़िया होती है, किसान ज़्यादा हैं और वो अच्छे से लोन भी लेते हैं। वहाँ इंडस्ट्रीज़ भी बहुत सारी हैं, जो पंतनगर की बात करें तो सिडकुल की वहीं पे हैं, वो लोग भी अच्छे से लोन लेते हैं। बाकी जैसे रुद्रप्रयाग में देख लो 20% होगा, मतलब लोग पैसा जमा कर देते हैं, वहाँ से लोन नहीं लेते। सो दिस इज़ अ बिग इशू। मतलब यहाँ पे नहीं, मेंस के टाइम पे ध्यान में रखना कि जब तक ये लोन टू डिपॉजिट रेशियो बढ़ेगा नहीं, रूरल इकॉनमी में पैसा आएगा नहीं। और आप जो कहते हैं ना कि गाँव की जो इकॉनमी है उसको कुछ संबल मिलेगा, कुछ ऊपर जाएगी, वो जाएगी नहीं, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ नहीं होता किसी भी इकॉनमी में, और इन्वेस्टमेंट के लिए उधार चाहिए होता है, और गाँव में उधार मिलता नहीं। ठीक है। अच्छा, लोवेस्ट डेट टू, ठीक है, ये रुद्रप्रयाग में है। SDG इंडेक्स की एक हर साल नीति आयोग जो है ना, कुछ गोल्स हैं, उनको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये निकाल रखे हैं यूनाइटेड नेशंस ने। कल इनके बारे में पूरा चैप्टर है, उस पर बात करेंगे, बट यहाँ संक्षेप में ही समझ लो। 2021 में हर साल रिपोर्ट आती है, नीति आयोग निकालता है और स्टेट्स को रैंकिंग करता है कि कौन सा स्टेट कौन सी रैंक पे है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखोगे तो उत्तराखंड था 11th रैंक पे इन द ईयर 2019। उन्होंने पुराना डेटा दिया है, लेटेस्ट डेटा अभी जून में रिपोर्ट आई थी, वो ये है कि उत्तराखंड 3rd रैंक पे पहुंच चुका है। बहुत तेज़ी से हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। ठीक है, हंसना मत कोई, मतलब बट जॉइंटली हैं, अकेले 3rd पे नहीं है ना। अगर आप उसमें देखोगे तो 7th नंबर पे हैं, तो गोवा, कर्नाटक, ये सारे स्टेट्स भी हमारे साथ में जॉइंटली 3rd नंबर पे। ठीक, उत्तराखंड सबसे ज़्यादा टेम्परेट फ्रूट जिसका प्रोडक्शन होता है उत्तराखंड में, वो है नाशपाती, हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं पियर। 2 तरह के फ्रूट्स होते हैं बेसिकली उत्तराखंड में, एक तो टेम्परेट फ्रूट जो थोड़ी ठंडी जगहों पे होते हैं, पहाड़ों में होते हैं, जैसे सेब, नाशपाती, प्लम, ठीक है, खाए होंगे सब नहीं, आड़ू। दूसरे तरह के होते हैं जो थोड़े गर्म जगहों पे भी हो जाते हैं, जैसे आम, अमरूद, उसमें आम नेचुरली ज़्यादा होता है, लेकिन टेम्परेट फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ मैं, आम इसमें इंक्लूडेड नहीं है। मैंगो इज़ अ ट्रॉपिकल फ्रूट, दोनों ध्यान में रखना, ठीक है, अलग से लिखा है इसलिए। टेम्परेट फ्रूट सबसे ज़्यादा होता है पियर, ट्रॉपिकल फ्रूट में ऑब्वियसली मैंगो होता है। टोटल फॉरेस्ट कवर, नाउ दिस इज़ द रिपोर्ट ऑफ 2019, उस समय इसकी बहुत चर्चा भी हुई थी। उत्तराखंड में, अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे बहुत सारे ना, जो फॉरेस्ट एरिया है दिस इज 69%। उत्तराखंड राज्य का पूरा जो एरिया है इट्स अबाउट 53,000 किलोमीटर्स,
उसमें से 70% के आसपास फॉरेस्ट का एरिया है, लेकिन उस पूरे फॉरेस्ट एरिया में फॉरेस्ट नहीं है। मतलब फॉरेस्ट के एरिया में गांव भी बसे हुए हैं, फॉरेस्ट के एरिया में खेत भी हैं, अब तो फॉरेस्ट के एरिया में रिजॉर्ट भी बन गए हैं, ठीक है। लेकिन वो एरिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, ज़मीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। लेकिन फॉरेस्ट कवर की बात करो, अगर आसमान से देखोगे ना पेड़ जहाँ पे हैं, फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 45% फॉरेस्ट कवर है। यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा हुआ है 45.44, और एग्जैक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी इस तरह के जो डेटा होते हैं ना वो बहुत ही एग्जैक्ट पूछ लेते हैं। पीसीएस एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, यूपी का हो या उत्तराखंड का। तो 24,300 किलोमीटर्स स्क्वायर किलोमीटर्स के आसपास का जो एरिया है वो उत्तराखंड में फॉरेस्ट एरिया है, विच इज़ अबाउट 45% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट। टाइगर्स के बीच में एक सेंसस हुई थी तो हम 3rd नंबर पे थे, मतलब मध्य प्रदेश कर्नाटक हमसे ऊपर थे, उनमें 19-20 का ही अंतर था, मतलब 19-20 का 1-2 टाइगर्स का अंतर था। 3rd नंबर पे उत्तराखंड था, 442 टाइगर्स। कहाँ पे मिलते हैं टाइगर्स उत्तराखंड में? कॉर्बेट में, तो राजा जी में भी हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना मतलब कई लोग उसको टाइगर समझते हैं जो वो होता है लेपर्ड, है ना गाँव में, क्योंकि उसी को बाघ बोलते हैं। वो जो गुलदार होता है वो अलग चीज़ है, लेपर्ड वो तो बहुत ही ज़्यादा है, हज़ारों हैं हमारे यहाँ पे ना। टाइगर कम है, टाइगर दूसरा जानवर होता है, वो आपको तराई के एरिया में ही मिलेगा, पहाड़ों में नहीं होता है, कम होता है, या हो सकता है वहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप का टाइगर आपको दिख जाए, लेकिन नहीं है, ठीक है। कुछ और रैंडम फैक्ट्स छोटे छोटे। उत्तराखंड की एक महान उपलब्धि, पिछले 3 सालों में नमामि गंगे में लगातार हमको 1st रैंक मिली है कि हमने सारे प्रोजेक्ट पूरे कर दिए। सबसे ज़्यादा स्कीम, सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट पूरे किए हैं नमामि गंगे में। अब नमामि गंगे क्या चीज़ है? बेसिकली गंगा को साफ़ करने के लिए एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें मेजर कंपोनेंट है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जो भी गंगा के किनारे ना, मतलब अगर आप देखोगे तो देश की आधी आबादी तो गंगा के किनारे बसती है, 50-60 करोड़ लोग, ठीक है। तो जितने भी लोग बसते हैं, शहर गांव, उन सभी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं ताकि गंगा नदी में कूड़ा कचरा या इवन जो सीवर है वो ना जाए। ये चीज़ बेसिकली उसका है। तो उत्तराखंड ने बहुत सारा काम इसमें कर दिया है। ये मैंने यूं ही लिखा है, क्या पता कोई सरकार देख ले उसको शर्म आ जाए। उत्तराखंड में यूथ जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जिन्होंने अपना नाम लिखा रखा है वो 8 लाख हैं। ये मार्च का है, अभी तो ये पीसीएस के लिए फिर कराएंगे अभी अपना नाम लोग, ठीक है। 7,82,000 लोग मार्च तक थे। और इससे ही मज़ेदार बात बताता हूँ, नीचे लिखिए देखो। अच्छा, यहाँ पे नहीं लिखा मैंने। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से पिछले पूरे साल में 600 लोगों को नौकरी मिली, प्राइवेट ठीक है ना, सरकारी नहीं, प्राइवेट, 600 लोगों को। ये स्थिति एम्प्लॉयमेंट की है। पब्लिक सेक्टर के वर्कर्स हैं 2 लाख, और प्राइवेट सेक्टर में उससे भी कम है। शायद दुनिया का अनोखा राज्य होगा जहाँ प्राइवेट सेक्टर में कम लोग काम करते हैं। लेकिन टू बी फेयर, प्राइवेट सेक्टर में केवल वही लोग गिने जाते हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, यानी जिनका पीएफ, समझ रहे हो, ईएसआई, ये सब कटता है, कुछ बेनिफिट्स जिनको मिलते हैं, कुछ उनको राइट्स होते हैं, तो वो जिसमें कम से कम 10 लोग काम कर रहे होते हैं उससे ऊपर के आते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो 98,000 लोग ऐसे हैं, उसमें भी अधिकतर मेरे ख्याल से आपको मिल जाएंगे वो आईटीसी में या ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में, टाटा में, वहाँ है ना छोटा हाथी बनाता है पंतनगर में, उस तरह की कंपनियों में ज़्यादा होंगे, बाकी तो पता नहीं है भी कि नहीं है, ठीक है। तो सरकार ने इसको दूर करने के लिए एक पोर्टल बनाया था जिसका नाम था होप पोर्टल, और इसके थ्रू जो इमिग्रेंट्स हैं कोविड-19 में वापस लौट रहे थे उनका रजिस्ट्रेशन कराया कि आपकी क्या क्या स्किल्स हैं, उसके थ्रू आपको जॉब्स दी जाएंगी। तो कुछ 1,000-2,000 जॉब्स उसमें आई भी, शायद लोगों ने अप्लाई किया हो, निकले हो, मुझे पता नहीं। तो बेसिकली पोर्टल का जो नाम है वो ये ध्यान में रखना है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट ने जो पोर्टल बनाया था वो था होप पोर्टल, ठीक है। रैंडम फैक्ट है, कभी पूछ लेगा, ध्यान में रहे। देश का सबसे लंबा झूला पुल, झूला पुल को अंग्रेजी में बोलते हैं सस्पेंशन ब्रिज, लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज इन द कंट्री, वो उत्तराखंड में बीच में इन लोगों ने उसका उद्घाटन किया, फीता काटा। दैट इज डोबरा चांटी, ठीक है, डोबरा चांटी टिहरी लेक के ऊपर में। अब होता क्या है, आपको ऐसे ना बहुत सारे पुल अभी हाल के वर्षों में बने हैं, जैसे असम में ब्रह्मपुत्र पे बड़े बड़े पुल बनते हैं, ढोला सादिया, ठीक है, इस तरह के।
वहाँ पर आपको दे देगा ऑप्शंस में इस तरह के नाम। लॉन्गेस्ट आप गूगल पर सर्च करोगे तो उसका भी नाम आएगा। तो वहाँ कंफ्यूज मत होना, ध्यान में रखना कीवर्ड है यहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज, झूला पुल है ये। सबसे लंबा पुल नहीं है, सबसे ऊंचा भी नहीं है, ठीक है। सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है, कीवर्ड इज सस्पेंशन। डोबरा चांटी कंट्री में सबसे लंबा है, ठीक है जी। फाइनली एक और चीज़, जो ये आज का लास्ट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। सीएम साहब ने पूरे प्रदेश में जो कुछ भी काम हो रहे थे उनको ध्यान में रखने के लिए ना एक डैशबोर्ड बनाया अपना, कि हमें पता चलता रहे हो क्या रहा है। डैशबोर्ड मतलब उसमें 1000 कंप्लेंट आई, 900 कंप्लेंट ठीक हो गई, 100 कंप्लेंट बची हुई हैं, कुछ कंप्लेंट सबसे पुरानी कंप्लेंट लेटेस्ट से 2 साल पुरानी है, तो वहाँ पे संक्षेप में सारी समरी आ जाती है डैशबोर्ड पे। उस सीएम डैशबोर्ड का नाम है उत्कर्ष, ठीक है। ऐसे टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि भैया उसका नाम क्या है। अब सीएम डैशबोर्ड सभी जानते हैं, आपको पता चल गया कि उसका नाम है उत्कर्ष, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मतलब बहुत पढ़ लिया, इससे ज़्यादा क्या पढ़ोगे आज। बाकी चीज़ें पढ़नी है आपने, आई थिंक ज्योग्राफी की क्लास है आपकी अभी। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, कोई अगर आपको क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। ऑफलाइन जो लोग हैं उनको भी कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ आस्क। अभी मैं 1-2 मिनट यहाँ पे हूँ, कोई डाउट्स हो आपके तो बताए जाएंगे। हाँ जी जी, ठीक ठीक ठीक। वैसे वो ग्रुप पे आ गया होगा। अच्छा ठीक है। हाँ जी, कैटेगरी होती है ये सरकार हर साल सेम रखती है, जैसे इसमें जल आपूर्ति और हाँ जी, सेम सेवाएं लिखा है पर ये सेकेंडरी में है। नहीं, यूटिलिटीज़ अब वो ऐसा है ना, समझ गया आपकी बात, लेकिन ये यूटिलिटीज़ इन्होंने सेकेंडरी में क्लासीफाई कर रखा है, क्योंकि उसमें कुछ मतलब वो मिक्स है एक्चुअली, कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी है और कुछ, क्योंकि बिजली आप बना रहे हो फॉर एग्जांपल, तो उसको आप सर्विसेज में तो नहीं डाल सकते, ठीक है। सो कुछ चीज़ें जो यूटिलिटीज़ हैं इन्होंने सारी की सारी सेकेंडरी सेक्टर में रखी हुई हैं। जैसे टिहरी का है तो टिहरी का यहीं पे आएगा सारा कुछ, ठीक है। सर्विसेज में सर जैसे ट्रांसपोर्टेशन आ गया तो इन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि हाँ, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में होगा। हाँ तो सर्विस में, हाँ जी, गैस ट्रांसपोर्टेशन है तो वो सब सेकेंडरी में आ सब रहा है। सब सब एवरीथिंग, ट्रांसपोर्टेशन जिस भी चीज़ का होगा। आप चाहे 4 धाम यात्रा में यहाँ से वहाँ लोगों को ले जा रहे हो, ट्रक में यहाँ से कोई सामान लेकर के उत्तरकाशी ले जा रहे हो, मतलब सेब जाएंगे और क्या उत्तरकाशी से सेब आएंगे, ठीक है, जो कुछ भी है, तो वो सब ट्रांसपोर्टेशन इसमें आ गया, टर्शरी सेक्टर में है जो ऊपर दिया हुआ है। और ये कैटेगरी सारे स्टेट्स के लिए और हमारा जो नेशनल इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए एक, होना चाहिए एक। मुझे नहीं पता सारे स्टेट्स ही फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, बट इट शुड हैपन। कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना आप। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, जो यहाँ पे हमारा बता रखा है कि उत्तराखंड में पर कैपिटा इनकम 2 लाख रुपए, मेरे घर में नहीं है यार, बाकियों की बात छोड़ दो, ठीक है। मतलब एक घर में एवरेज 5 लोग होते ही हैं 5 लोग, तो 10 लाख रुपया ऐसा उत्तराखंड में बहुत कम घर होंगे जो कमा रहे होंगे, ठीक है। सो वो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, डेटा की यूनिफॉर्मिटी थोड़ी नहीं है, बट वी हैव टू गो बाय दिस डेटा। सरकार ने डेटा दे रखा है, हम इसी को मान लेंगे, है ना। हमें तो एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम निकाल के अब सरकार में जाओ, फिर डेटा सही कर लो। चलो, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, सो इफ देयर आर नो क्वेश्चंस आई विल स्टॉप शेयरिंग द स्लाइड। आपसे फिर कल मिलेंगे। इकॉनमी चलेगी अभी 2 दिन, मतलब इकोनॉमिक सर्वे 2 दिन चलेगा, इसमें से सारी चीज़ें आप निकाल चुके होंगे। फिर थोड़ा सा उत्तराखंड की इकॉनमी के बारे में जो अलग अलग फैक्ट्स हैं ना, जो कॉमन चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें फिर हम कवर करेंगे, ठीक है। चलो।